सिंह जी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं तो लिबरलाइजेशन मीन्स that before 1991 it is very difficult for a business firms to manage the business or to initiate the business or to start the business. If anyone wants to start the business before 1991, they have to take the prior authority, they have to take the license from the government to initiate the business. But in 1991, as per the new economic policy, government has abolished every licensing apart from 6 sectors, 6 businesses, 6 units, सारी चीजों को उन्होंने लाइसेंसिंग से हटा दिया और कहा कि अब नाउ नो वन हैज टू टेक द परमिशन, नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उन्होंने अबॉलिश कर दी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, सारी रिस्ट्रिक्शंस, और इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के कारण बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए और हमारी इकोनॉमी दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लग गई थी। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस होते थे, लाइसेंस लेना पड़ता था हमें हर बिजनेसेस के लिए, तो उसके लिए हमें ब्यूरोक्रेट्स यानी करप्शन वगैरह, हमें लोगों के पास जाना पड़ता था, अप्रूवल्स लेना पड़ता था, पैसे खिलाने पड़ते थे। तो करप्शन भी इससे बहुत डाउन आ गया था कि सब लोग आओ, एनीवन वांट्स टू डू अ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, फील फ्री टू डू द बिजनेस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी लाइसेंसिंग। इसके बाद इसी के अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, सब कुछ अबॉलिश कर दिया लाइसेंसिंग वगैरह को, और कोई भी इंसान, एनी बिजनेस, दे हैव अ फ्रीडम इन फिक्सिंग देयर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, और काफी सारे इन्होंने चेंजेस कर दिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड चेंज व्हिच इज डन थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है giving a greater role to a private sector and reducing the role of public sector. So all the public sector undertakings, जो भी public sector undertakings थी, उनको all the sick units होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, all those units गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी हमारा काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, उन्होंने उसको प्राइवेटाइज कर दिया थ्रू अ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। प्लान डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्होंने ग्रेटर रोल किसको दे दिया, टू द प्राइवेट सेक्टर्स इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइज करना। और प्लान डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 51% स्टेक उन्होंने अपने हाथ में रख लिया एंड 49% स्टेक और कम स्टेक अपना शेयर होल्डिंग का प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे पाए। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। एंड द थर्ड चेंज व्हिच दे हैव डन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की अपनी इकोनॉमी को वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा हाई कर रखी थी। तो उन्होंने उस कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया, उन्होंने बहुत कम कर दिया। बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड कर दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट हैज डन सो दैट हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी के साथ जुड़ पाए। तो सारे ट्रेड बैरियर्स को हमने हटा दिया। तो these are the three things which helps us to boost our economy and will make our economy out of the crisis, जिसके थ्रू हम 1991 के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर था इकोनॉमी में। नाउ इसका अब हमारे इकोनॉमी पे फर्क क्या पड़ा जब इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करा। तो इसके होने के कारण हमारी बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब हमारा जो है यहाँ पर यही टॉपिक आने वाला है, हमारा यहाँ पर यही टॉपिक आने वाला है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो हमारे जो इससे पहले पार्ट बताया था वो सिर्फ बताना इसलिए जरूरी था बिकॉज यू विल गेट टू नो अबाउट दैट कि जो चीज अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो 3 पॉलिसी
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, इसके आने से हमारी कंट्री के बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे क्या क्या हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चेंज होने के कारण, इसी को हमने यहाँ पर डिस्कस करा गया है। तो इफ आई रिट्रेट माई सेल्फ, सिंपल सी बात है, लिबरलाइजेशन मीन्स अबॉलिश कर देना सब कुछ, लाइसेंसिंग को लिबरलाइज कर देना, छूट दे देनी। एनीवन विलिंग टू invest in our country, anyone willing to start their own business, they can do that. Privatization का मतलब that they are reducing or they have reduced the role of public sector undertaking and given a greater role to the private sector in a nation building process. And globalization का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, और वो तभी पॉसिबल है हम आपस में जब ज्यादा व्यापार कर पाएंगे जब ट्रेड बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज, वो सारी चीजों को हम हटा देंगे। तो ट्रेड बैरियर्स वगैरह सब कुछ हमने हटा दिए थे। तो ये सब कुछ करने के कारण, ये सब कुछ होने के कारण हमारे बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे क्या क्या असर पड़ा, वो ही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट। अब पहले हमारी इकोनॉमी में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी। नाउ इन 3 पॉलिसीज के होने के कारण हमारे देश में अब कंट्री के अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी अलाउड हो गई। सो अब इसके कारण बहुत सारी एमएनसीज भी हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज में आ गई हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस करने। तो सबसे पहले यही सारे पॉइंटर्स है हमारे। सबसे पहला पॉइंटर है इंक्रीज्ड कंपटीशन। मतलब देखो बेटा, 1991 से पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो हमारी डोमेस्टिक में हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस किया करती थी। बहुत सारी डोमेस्टिक कंट्रीज में हमारे मतलब कंपटीशन लेवल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम 5-7 कंपनियां हैं और हम ही व्यापार कर रहे हैं, हम ही बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा कंपटीशन हमारा किसी से होता नहीं था। अब 1991 में अगर हमने लोगों को बोला, हमारी पॉलिसीज ऐसे आई कि कोई भी हमारे देश में आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और हमने लाइसेंसिंग को हटा दिया, रिस्ट्रिक्शंस हमने ग्लोबलाइज कर दिया कि कोई भी आए एक दूसरे से कहीं पे भी आके व्यापार कर सकता है। इस कारण से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी फॉरेन फर्म्स जो है हमारे इंडिया में आ गई, एंड due to that there is an increased competition for our domestic firms। जो हमारी ऑलरेडी डोमेस्टिक फर्म्स थी उनके लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। जैसे कि सपोज 1991 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करें तो उस टाइम हमारी सिर्फ मारुति, बजाज, ये सारी कंपनियां हमारी गाड़ियां बनाया करती थी। बट लेटर ऑन देयर आर मोस्ट ऑफ द फॉरेन फर्म्स विच केम, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हुंडई आ गई, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की गाड़ियां आ गई, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मारुति के लिए, बजाज के लिए। तो इसीलिए सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि पहले बिजनेस हम लोग करते थे तो कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब एमएनसीज के आने के कारण हमारा कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है फॉर अ डोमेस्टिक फर्म्स। और स्पेशली कहाँ का हमारा कंपटीशन बढ़ा है, ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्रीज में बढ़ा है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है कि किस चीज में एलपीजी के आने से कंपटीशन तो बड़ा है डोमेस्टिक फर्म्स के लिए, लेकिन स्पेशली बड़ा किस चीज के लिए, कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसको दिमाग में डाल लेना अपना, स्पेशली इट हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर अ सर्विस इंडस्ट्रीज। तो दूसरा क्वेश्चन और इमर्ज होता है इस पे 1 मार्कर का कि सर्विस इंडस्ट्रीज के कोई भी 2 एग्जाम्पल दो, तो आप लिखोगे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंडस्ट्रीज है, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। LIC है, पहले सिर्फ इंश्योरेंस में, अब बहुत सारी अलग अलग हमारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई है। तो ऐसे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। पहले इंडियन बैंक्स थे, अब बाहर के फॉरेन बैंक्स भी आ गए, तो देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन इंक्रीजेस फॉर अ डोमेस्टिक फर्म्स। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। देखो बेटा, पहले मार्केट में अगर सपोज ब्रेड मिला करती थी या सपोज कोई एक प्रोडक्ट मिला करता था, सपोज अगर मैं बात करूं कि एसी बिकते थे, तो गोदरेज के एसी इंडियन कंपनी है या फिर कोई इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट बिका करते थे। बट अब फॉरेन फर्म्स भी आ गई और अच्छा प्रोडक्ट दे रही है और कम प्राइसेस पे दे रही है। तो हम नाउ डेज
उस टाइम में भी people or the customers are getting aware about the market, नॉलेज रखते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स है, तो अब उनको पता है कि क्या अच्छा है, कौन सी चीज मुझे सही रेट में मिलेगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन बढ़ने के कारण फर्स्ट पॉइंट में और एमएनसीज के आने के कारण अब कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो नाउ दे हैव अ वाइडर चॉइस, अब उनको बहुत सारी चीजें मिल रही है, अब उनको 20 प्रोडक्ट है उनकी आंखों के आगे। पहले अगर इंडियन कंपनीज थी तो 5-7 में से चॉइस करनी पड़ती थी, अब उनके पास 20, 25, 30 कंपनीज है, उससे ज्यादा है मार्केट में। और एमएनसीज अगर अच्छे फीचर्स कम रेट पे दे पा रहे हैं तो वी विल ऑलवेज गो फॉर दैट प्रोडक्ट। तो इसीलिए अब हम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे अब कस्टमर्स डिमांडिंग हो गए हैं और वाइडर चॉइस देनी पड़ती है कस्टमर्स को अगर हमें उनको रिटेन करना है। तो इसको बोलते हैं हम मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि अब राइट नाउ एमएनसीज जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाती है बेटा, अच्छे रेट में, कम रेट में, अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर वो अपने प्रोसेस को इंप्रूव करके प्रोडक्शन प्रोसेस कम रेट में गुड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं और मिनिमम कॉस्ट में करने के साथ साथ अच्छी सर्विसेज भी दे पाते हैं, प्रोडक्ट भी दे पाते हैं। इसीलिए एक इंडियन फर्म्स के लिए चैलेंज हो गया कि अगर उनको भी सरवाइव करना है तो उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी अब इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो दे आर आउट ऑफ द गेम। सो उनको भी इन्वायरमेंट में अगर सस्टेन करना है बिग कंपनीज के साथ, दे नीड टू चेंज देयर टेक्नोलॉजीज एज पर द नीड ऑफ एनवायरमेंट। तो उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी को अब चेंज करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। सो इसको पढ़ के सुनाते हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज चेंज और इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस as a result of which maximum production is possible at a minimum cost। बट बड़ी कंपनियों के पास तो बेटा पैसा, एमएनसीज है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट हमारी छोटी फर्म्स के पास थोड़ी ना इतना ज्यादा। तो इट विल बी अ टफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ स्मॉल फर्म्स टू गेट देमसेल्फ टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव और उनको नई नई टेक्निक से इनोवेशंस लाए, लेकिन ये तो लाने पड़ेंगे, नहीं तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। सो दीज आर द 3 पॉइंटर्स जो इनिशियली मैंने आपको बताए। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एलपीजी आने के कारण पहले सिर्फ डोमेस्टिक फर्म्स हुआ करती थी, या फॉरेन फर्म्स भी आ गई, और फॉरेन फर्म्स के आने के कारण हमारी इंडियन फर्म्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और बेसिकली कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। दूसरा, पहले कस्टमर्स के पास इतनी वाइडर चॉइस नहीं थी, अब कस्टमर्स के पास वाइडर चॉइस भी है और वो वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स भी है, नॉलेज भी रखता है। तो इसीलिए एट प्रेजेंट कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। तीसरा है, इफ एनी फर्म, डोमेस्टिक फर्म वांट्स टू सर्वाइव इन दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो उनको लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है बिग फर्म्स से। तो बिग फर्म्स के पास टेक्नोलॉजी है जो कि कम रेट में, मतलब बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट्स को और बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एमएनसीज। बट स्मॉल फर्म्स के लिए उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट टू सर्वाइव नाउ स्मॉल फर्म्स के आगे चैलेंज है, लेकिन उनको करना तो पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव जस्ट बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस if they wants to sustain and grow in the market। इसके बाद का पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज का मीन्स है 1991 से पहले, यानी ये पॉलिसी जब आई नहीं थी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके आने से पहले ऐसा हुआ था कि कंपनीज जो है एक पॉलिसी पे रिलाय करती थी, मतलब रिगार्डिंग टू रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी उनका वे ऑफ वर्किंग था वो हमेशा स्टेबल और हमेशा एक जैसा रहता था। वो अपनी पॉलिसीज को, अपने काम करने के तरीके को, अपने फीचर्स को, अपने डिजाइन्स को ज्यादातर चेंज नहीं करा करती थी कंपनीज 1991 से पहले।
अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती थी, यानी माल लेबर से बनवाना है, हाथ से बनवाना है, तो वो हाथ से बनवाती रहती थी। लेकिन 1991 के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि मार्केट में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो मुझे भी उस चेंज के साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इसलिए कंपनीज अब मार्केट में सस्टेन और सरवाइव करने के लिए किसी भी प्रकार का चेंज होता है, चाहे वो सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, वो अपनी पॉलिसीज को उसी हिसाब से चेंज कर देती है ना। वो अब रिलाई नहीं करती कि मैं एक चीज सोच के बैठी हूँ कि मैं ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करूंगा तो वही करूंगा, वो अब नहीं करती। अब कंपनी हैज टू चेंज और मेड देयर मॉडिफाइड देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अपनी कंपनी की पॉलिसीज को भी चेंज करता रहूंगा। इसको बोलते हैं हम नेसेसिटी फॉर चेंज। इसको धीरे धीरे पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। 1991 से पहले, बिफोर 1991, फर्म कुड हैव, कंपनी की स्टेबल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस होती थी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, चाहे वो माल बनाने का तरीका हो, चाहे वो एक रिक्रूटमेंट किसी को लेकर आना हो, चाहे सेलिंग करने का तरीका हो, चाहे कोई भी प्रैक्टिसेस हो। कंपनी पहले स्टेबल पॉलिसीज पे बिलीव करती थी, बट नाउ अब कंपनी को ये समझ में आ गया, उनको कंटिन्यूसली अपनी पॉलिसीज, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। चेंजेस इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहे हैज मेड इट नेसेसरी फॉर द बिजनेस फर्म्स टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ उनको अब चेंज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब वो स्टेबल पॉलिसीज में बिलीव नहीं करते। उसके बाद है हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स को, कि ऐसा क्या होता था कि ह्यूमन बीइंग आर द रियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकेंड बेटा। हाँ जी। सो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है इंडियन एंटरप्राइजेस, जैसे कि आज से कुछ साल पहले एम्प्लॉइज जो होते थे उनको रियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता था। उनको सिर्फ ये माना जाता था कंपनी में आ रहे हैं, वर्कर की तरह आ रहे हैं और काम करके जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान खाना पड़ा। पहले ऐसा होता था आओ काम करो और चले जाओ, आओ काम करो और चले जाओ, कंपनी प्रॉफिट में हो रही है, नुकसान में हो रही है, कोई फर्क क्या पड़ता है, वो कंपनी देखेगी। कंपनी ऐसी बातों पे रिलाय करती थी। उनके लिए बेसिकली इस कारण से उन्होंने, कंपनी ने बहुत नुकसान खाया, क्योंकि वो पहले किसी को भी ले आते थे चाहे वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। लेकिन अब हमारे स्टाफिंग चैप्टर में, या मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जब पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ाया, तो मैंने एक चीज आप लोगों को पढ़ाई, ह्यूमन बीइंग आर द बेस्ट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्योंकि पीपल कैन रियली मेक द डिफरेंस, वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। दे कैन टेक द कंपनी टू द टॉप एंड दे मे रिव्यू इट्स ऑपरेशंस, वो कंपनी नीचे भी ला सकती है उसकी परफॉर्मेंसेस को। तो ये डिपेंड करता है, रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन ह्यूमन बीइंग, एक एम्प्लॉई रियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इसने स्ट्रेस डाला 1991 के बाद कि अब अगर कंपनीज को सरवाइव करना है ना, तो इस पॉलिसी पे हमें जाना पड़ेगा। और आज भी यही होता जा रहा है, अब और ज्यादा, कि हमें अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय चाहिए तो हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय चाहिए। वी नीड अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, होनहार ही चाहिए हमें। अगर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होगा, इफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होगा और उसको हम प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो इन्होंने कहा इंडियन एंटरप्राइजेस हैव सफर्ड फॉर अ लॉन्ग, बहुत ज्यादा सफर करा है विद द इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल। किसी को भी ले आते थे, ट्रेंड भी नहीं होते थे, काम करवाते थे। बट न्यू मार्केट कंडीशंस क्या कहती है,
मुझे लेकर ही उसी को आना है जो कॉम्पिटेंट हो और जिसमें ग्रेटर कमिटमेंट हो, और ला के मुझे उसकी स्किल्स को भी डेवलप करने की कोशिश करनी है ताकि वो एरर फ्री काम कर पाए और अच्छा काम कर पाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े। तो इस समय हिट एंड ट्रायल में हमें काम नहीं करना, हमें कॉम्पिटेंट इंसान को लेकर आना है। अब हम और सफर नहीं कर सकते, वी हैव ऑलरेडी सफर्ड बिफोर 1991। तो दिस इज द अनदर प्रैक्टिस, अनदर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई है एक एम्प्लॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता है, देखो बेटा, पहले ये आपको मार्केटिंग चैप्टर में बड़े अच्छे से सारा समझ में आएगा। अभी मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, बट ये डिटेल्ड में है बहुत ज्यादा मार्केटिंग चैप्टर में। आज से काफी सालों पहले पॉलिसीज ये फॉलो की जाती थी कि मैं जो बनाऊंगा वो मैं बेचूंगा। वट एवर आई हैव मेड, नाउ आई एडवर्टाइज इट एग्रेसिवली। चाहे मैं सेल्स प्रमोशन करूं, चाहे पर्सनल सेलिंग करूं, चाहे सेल्स प्रमोशन करूं, चाहे एडवर्टाइज करूं, चाहे पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर, अभी आगे बात में आएगा आपकी मार्केटिंग में, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है। पहले कंपनी इस पॉलिसी पे रिलाय करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे रिलाय करती थी। और सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर एक यूनिट मेरा 10 रुपए में बनता है, लेकिन अब मेरे को 100 यूनिट में बनाता था, लेकिन अब मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा, तो रॉ मटेरियल भी सस्ते में मिलेगा, लेबर भी सस्ते में मिलेगी, सब कुछ सस्ते में मिलेगा। तो वो जो 10 रुपए में मेरा एक यूनिट तैयार होता था, अब बिकॉज मैं 1 लाख यूनिट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके बना रहा हूं, तो वो मेरा यूनिट अब 7 रुपए में बन के तैयार होगा, और वो मैं 8 रुपए में ऑफर करूंगा कस्टमर को, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी एकदम से, क्योंकि मैं सस्ता दे रहा हूं। उसके बाद जो मैं बना रहा हूं उसको मैं बेचने की कोशिश करूंगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट, चाहे जो मर्जी करूं, चाहे कस्टमर वापस रिपीट मेरे पास या ना आए, मेरा मकसद है उसको बेचना है। My main motive is not at all a customer satisfaction. My main motive is just to sell the product. But in today's scenario has automatically changed. Now अब सिनेरियो ये हो गया, भाई बनाकर बेचना बड़ा मुश्किल है, सेल करना, क्योंकि कस्टमर बहुत अवेयर हो गया है, बहुत चालू हो गया है एंड बहुत नॉलेजेबल हो गया है, और किसी को भी बना के कुछ भी बेच दूंगा ये पॉसिबल नहीं है। नाउ अब मुझे बनाना वही है जो कस्टमर चाहते हैं, क्योंकि मुझे अब उसको बेचने में फिर दिक्कत नहीं होगी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है टुडेज मार्केट में। अब आजकल अगर आप लोग देखोगे, पहले सेल फोन आते थे, कहते थे नोकिया का फोन आया है भैया, सैमसंग का फोन आया है, ये फोन आए हैं, आईफोन का नया मॉडल आया है, पहले ओप्पो है, वीवो है, देयर आर लॉट ऑफ मोबाइल फोन्स जो मार्केट में चल रहे हैं। पहले ऐड आती थी कि भाई ये फोन खरीद लो, ये फोन खरीद लो। आज किसी एक पर्टिकुलर फीचर को लेके वो हाईलाइट करते, वो अपनी सब फोन में सारी खासियत नहीं बताते। कोई फोन में वो कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, कि 3 दिन भी चलाओगे खराब नहीं होगा। कोई फोन कहता है कि भाई आपको सेल्फी कैमरा चाहिए था, ये सेल्फी एक्सपर्ट है। किसी को चाहिए, एक ऋतिक रोशन की एड आती थी कि जिसमें वो जूम करता है, या कैटरीना कैफ की एक एड आती थी जिसमें वो जूम करता है और वो केक उसके पास आ जाता है एकदम, और वो फोटो को क्लिक कर लेते हैं। तो आजकल जो आप चाहते हो पहले हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर हम वही चीज बनाएंगे और उसी को एडवर्टाइज करेंगे, ताकि हमें बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब पहले मैं लोगों की नीड्स को जानूंगा और फिर उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा और बेचूंगा। लेकिन अर्लियर मार्केट में क्या हुआ करता था, मैंने जो बना दिया अब मैं लोगों को बताऊंगा और बेचूंगा। लेकिन अब कंपनी कहती है भाई ऐसे नहीं बेच पाएगी, अब बेचना है तो पहले लोगों को नीड्स को जानो, लोगों की चाहत क्या है, और फिर वही चीज बनाओ और उसी को एडवर्टाइज करो उसी चीज पर, ताकि लोग वो प्रोडक्ट को आपके खरीद पाए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। मोबाइल फोन्स को मैंने बताया आपके टारगेट किया जाता है। अब आजकल एक फीचर, एक सपोज मार्केट में एनालाइज करा कंपनीज ने, एवरीवन लाइक्स अमूल बटर, बड़ा पसंद है सबको। अब मार्केट में गई कंपनीज और उन्होंने क्या करा, एनालिसिस करा
कि यार मार्केट में अमूल बटर तो सबको पसंद है। कुछ सालों पहले तो इन्होंने क्या करा, ये देखा सर्वे कर कर कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है अमूल बटर खाने से, हार्ट पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स खा नहीं पाते। जब ये सर्वे करा तो लोग चाहते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, लोगों की नीड को जाना, टेस्ट को जाना, तो उन्होंने एक न्यूट्रलाइट बटर को लॉन्च कर दिया। और अब जब वो एडवर्टाइज करते हैं न्यूट्रलाइट बटर को, जब जब उन्होंने करा तो न्यूट्रलाइट बटर को यही कह के एडवर्टाइज करते हैं, इट इज अ कोलेस्ट्रॉल फ्री, नो शुगर इनसाइड, यू कैन बाय इट, इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ विद द टेस्ट एंड अ गुड टेस्ट एज वेल। तो अब इसको बेचने में दिक्कत नहीं होती न्यूट्रलाइट बटर को उनको। ऐसे ही अगर मैं कोई भी फीचर, कोई भी वांट्स आपकी चाहत को पकड़ लूंगा और उसको फिर बेचने की कोशिश करूंगा तो मुझे उसको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 1991 से पहले ये था, मैंने जो बनाया वो मैं बेचूंगा। अब मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, मैं जो बना रहा हूं, ये मैंने जो बनाया वो बनाया जो आप चाहते हो। तो फर्स्ट आई गो टू द टारगेट मार्केट, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स बट बेटर देन अ कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर को बना रहा है सपोज, तो उससे ज्यादा बेटर बनाऊंगा। इसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो यही है कि इस एलपीजी के आने के कारण पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था मार्केट में, और इस समय अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब टुडेज फर्म प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। अब मैं भाई बनाऊंगा वही जो लोग चाहते हैं। तो अब मैंने आपकी नीड्स को आइडेंटिफाई करा, और इसलिए एडवर्टाइज भी उस नीड पे ही फोकस करके हम करते हैं, ताकि हम ये बता पाए आपको कि आपकी चाहत ये थी ना, वो चाहत हमने बना दी, अब भाई खरीदो, क्योंकि हमने मार्केट में सर्वे करा था, यू ऑल वांट इट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इनटू एक्शन इज रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। देखो बेटा, मैंने आपको पीछे बताया था, एलपीजी के आने के बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया कि बहुत मुफ्त में फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फर्म्स इतनी सारी थी जो कि रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट करके दे नहीं रही, और गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे जा रही है कि भाई तुम परफॉर्म करो, भाई तुम परफॉर्म करो, भाई तुम परफॉर्म करो। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बस बहुत हुआ, अब हम ज्यादा आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं दे सकते टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिक थी उनको हमने प्राइवेटाइज कर दिया, और कुछ एक सेक्टर को, सिक यूनिट्स को हमने बोला कि अब हम तुम्हें प्राइवेटाइज करने के बाद कि अब हम तुम्हें फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं देंगे। अगर आपको अब अपने बिजनेस को या अपनी एंटरप्राइजेस को, अंडरटेकिंग्स को परफॉर्म करना है तो आपको अपने प्रॉफिट्स खुद जनरेट करने पड़ेंगे, अपने रिसोर्सेज पे खुद रिलाई करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू अ पब्लिक सेक्टर। तो कंपनीज को सपोर्ट देनी बंद कर दी गवर्नमेंट ने, ये इंपैक्ट आया एलपीजी का। सो द बजटरी सपोर्ट given by the government to the public sector is reduced, and thus public sector has to survive। अब उन्हें खुद survive करना पड़ेगा, grow करना पड़ेगा by utilizing their own resources efficiently, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि सरासर अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो these are the few impacts NEP का आने से, MNCs के आने के कारण, रिस्ट्रिक्शंस के हटाने के कारण हमारे बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे ये सारे हमारे इम्पैक्ट आए हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे